जो अच्छे लगने वाले न्यूमेरिकल है वो आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में से ना। एक न्यूमेरिकल जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वो लेता हूं मैं सबसे पहले। एक डाइपोल का न्यूमेरिकल था, डिफरेंट, अब मिसलेनियस चल रहा है। ये शायद 27 नंबर का था। फिर भी मैं नंबर की मैंने आपको कहते ना, मैं कोई वो गारंटी दे, पर ये अतिरिक्त अभ्यास के हैं, तो आप इसको नंबर पे फोकस मत होना, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। एक अच्छा समझदारी वाला सवाल मैं चाहता हूं करवाना, ये एक दो सवाल जो मेरी चॉइस में। ये कहता है दिक स्थान में किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा में है। तो 2 डायमेंशन है या कोई प्लेन सरफेस है, उसमें जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र सभी जगह है ना। जैसे मान लीजिए मैंने जेड डायरेक्शन अपवर्ड मान ली है ना, जब बात को समझे इससे, ये जेड डायरेक्शन मैंने मान ली अपवर्ड प्लस जेड है ना, इसको के भी कह सकते हैं और कहेंगे इसे स्टूडेंट। इधर तो इसने बता दिया क्या, विद्युत क्षेत्र। मैं डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करता हूं तो वो थोड़ा और अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव हो जाता है। ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। चलो सब है ना, जैसे जैसे कहेगा मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा और फिर अपन इसकी बात करें। अभी कह रहा है लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान नियत नहीं है। विद्युत क्षेत्र तो जेड दिशा में, सवाल सुना, प्यारा सवाल है, छोटा सवाल है, पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। इसमें ये समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश यानी जेड दिशा की तरफ जब बढ़ते हैं तो 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम की प्रति मीटर की दर से बढ़ता जाता है। यानी आप जेड प्लस की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रति मीटर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर की दर से बढ़ता जाता है। हर 1 मीटर जाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 10⁵ है ना। समझ, आपको मैं समझाता भी जा रहा हूं, फिर मैं भी करूंगा भी से, है ना। तो सब ये विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है तो जेड की दिशा में, लेकिन ये 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर की दर से बढ़ता जा रहा है। वह निकाय, अब निकाय तो यहां दीदू है, पर दीदू कैसे रखना है इसका भी टेक्निक ये बता रहा है, तो बहुत बिल्कुल ध्यान से सुना, बड़ा मजा आएगा। वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल दीदु आघूर्ण 10⁻⁻7, कुल दीदु आघूर्ण तो P दे दिया इसने, ये 10⁻⁻7 कूलाम इंटू मीटर दीदु आघूर्ण है ना, के बराबर है कितना बल और बल आघूर्ण अनुभव करेगा। अब देखो, सबसे पहले तो इसने दीदू को रखने की टेक्निक बताई आपको, नहीं सबसे बाद में इसने कहा ये दीदू आघूर्ण जो है ये माइनस जेड दिशा में। अपन जानते हैं दीदू में दीदू आघूर्ण की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, लेकिन माइनस से प्लस की ओर होती है ना, माइनस से प्लस की ओर होती है। और एक दीदू आघूर्ण किस डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में। तो देखो दीदू कैसे रखा है, ये माइनस स्मॉल क्यू और ये प्लस स्मॉल क्यू, ये इसका सेंटर है और ये इन दोनों के बीच की दूरी को अपन ने कितना मान रखा, 2a है ना। अब आप देखो दीदू आघूर्ण किस दिशा में हुआ, मैं इसको एक 30 से रंग के पेन से, है ना, ये दीदू आघूर्ण इस दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये दीदू आघूर्ण की दिशा। दीदू आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है। अब इस सवाल को अपने को करना है, एक तो बल निकालना है निकाय पे, बड़ा सिंपल सवाल, मजेदार, और एक अपने को बल आघूर्ण निकालना है। तो सब मैंने यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली कैपिटल E, इनको नाम दे दूं मैं,
इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है। अब अपन सवाल करने लगे और फिर मैं आपको साथ के साथ समझाता जाऊं। तो सब प्लस क्यू पर यानी बिंदु बी पर मैंने विद्युत क्षेत्र मान लिया कैपिटल ई। दिशा तो मुझे पता है, इसी दिशा तो के कैप है, क्लियर है। जेड ही लिख देंगे अपन, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिशा तो इसकी के कैप है या जेड जो भी है ना। धनावेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, मैं यहां भी समझा देता हूं। बल रेखाएं धन से चलती हैं और ऋण पर खत्म होती हैं। अब बताओ, धन तो ऋण की तरफ जाएगा ना। अगर कोई यहां मैंने धन रख दिया तो वो तो इधर ही जाएगा ना, यानी धन पर बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो सब बी पर बल, यहां पर विद्युत क्षेत्र, तो सब पहले बल बी पर वेक्टर फॉर्म लिखूंगा सब, क्यूई, ये क्यूई है ना। डायरेक्शन क्या लिखूं, ऊपर की तरफ के कैप लिख देता हूं, ये के कैप लिख दिया है ना। धन आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में, लिख दिया के कैप। चलो सर, क्लियर। ये इस बी पर बल निकाल लिया। अब क्योंकि प्रति मीटर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम की दर से विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है जेड दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र ई है, तो 1 मीटर बाद ई प्लस 10⁵ हो जाएगा। 2 मीटर बाद ई प्लस 2 × 10⁵ हो जाएगा। 3 मीटर बाद ई प्लस 3 × 10⁵ हो जाएगा। बताओ ये दूरी कितनी है, 2 है। तो सब ए पर विद्युत क्षेत्र है ना, ए पर विद्युत क्षेत्र, तो ए पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बी पर तो अपने को पता है, इससे ई है ना, प्लस प्रति मीटर कितना बढ़ेगा, 10⁵ कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर है, तो 2a मीटर दूर जाने पर कितना हो जाएगा, तो ई तो अपन ने बी पर माना था, और 2a दूरी चले तो प्रति मीटर या प्रति 1 मीटर पर 10⁵ बढ़ता, 2 मीटर में 2 × 10⁵ बढ़ेगा, 3 मीटर पर 3 × 10⁵ बढ़ेगा, तो 2a मीटर पर कितना और बढ़ जाएगा, 2a × 10⁵ है ना। इसलिए अब बल किस पे निकाले, ए पर, तो बल ए पर एफ है, वेक्टर फॉर्म लेनी पड़ती साहब, क्यू ई विद्युत क्षेत्र बोलो, ई प्लस 2a × 10⁵। अब विद्युत क्षेत्र इतना लेना पड़ेगा, है ना। पेन चेंज कर करके थोड़ा सा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सवाल अच्छा है। ये पूरा का पूरा विद्युत डायरेक्शन बोलो साहब, है ना। डायरेक्शन क्या रहेगी, अब देखो इधर से दिखाता हूं, माइनस पर जो बल लगता है वो सदैव विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होता है। आप इसको याद कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लस पर बल की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, जबकि माइनस पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में तो ये प्लस के है, तो ये माइनस के होगा। तो डायरेक्शन साहब मैं लिख देता हूं माइनस के कैप, ठीक है। खोल दो इससे, यानी एफ ए इज इक्वल टू क्यू ई डायरेक्शन माइनस के साथ प्लस क्यू इंटू 2a, ये देख लो ना, इंटू 10⁵ डायरेक्शन माइनस के, क्यू इंटू 2a को क्या लिख देंगे अपन, टी है ना। यानी ए पर बल एफ इज इक्वल टू क्यू ई माइनस के है ना, और ये अपन पी लिखी दें इसको,
P इंटू 10⁵ डायरेक्शन माइनस के है ना। तो सब B पर बल पहले निकाल लिया, A पर बल ही निकाल लिया, अतः निकाय पर परिणामी बल है ना। इसलिए कुल बल है ना, कुल बल बोलो चाहे परिणामी बल बोलो, अब बोल दिया तो बोल दिया। F इज इक्वल टू FB प्लस F है, ठीक है ना। अब वैल्यू तो मैं नेक्स्ट में पुट कर दूं जो ज्यादा बेटर रहेगा। FB की वैल्यू ये है ना, एक तो स्लाइड वापस सरकानी पड़ेगी उससे बेटर रहेगा, इस पे यहाँ घचर पिचर कर देंगे। FB तो साहब ये F इज इक्वल टू FB की वैल्यू तो रख दी अपन ने QE KK है ना। FA की वैल्यू है QE माइनस KK एंड प्लस P इंटू 10⁵ माइनस KK। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, वैल्यू देख लीजिए आप, यही वैल्यू आपको इधर दिखेंगी, ये देखो ये P है ना, ये QE माइनस KK, P इंटू 10⁵ माइनस KK दिखा देता हूँ एक बार और देख लेते हैं अच्छी तरह। QE माइनस KK, P इंटू 10⁵, ये दोनों तो खत्म हो गए, यानी इसलिए F इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, P की वैल्यू इसने 10⁻⁻7 दी है ना, तो P की वैल्यू 10⁻⁻7 और ये 10⁻+ ये KK, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो F इज इक्वल टू बल 10⁻⁻2 न्यूटन और ये कह रहा है माइनस KK, तो माइनस KK डायरेक्शन है, माइनस KK का मतलब माइनस Z दिशा में है ना। तो सब इतना तो बल लगेगा इस द्विध्रुव पर, और जिस दिशा में लगेगा वो दिशा माइनस KK साई रही है, तो ये सब। अब दूसरी चीज में क्या पूछी, बल व बलाघूर्ण का मान बताओ है ना। बल आघूर्ण के लिए P तथा E के बीच कोण चाहिए, P तथा E कितने डिग्री कोण पर है, 180 डिग्री पर है ना। तो आ जाओ बलाघूर्ण भी निकाल लेते हैं। तो ये सेकंड टास्क, ये बलाघूर्ण निकालो, तो टो बराबर PE साइन थीटा, बिकॉज P और ये अपोजिट है, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इसलिए टो बराबर PE साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो बल आघूर्ण का मान 0 है। तो ये सब न्यूमेरिकल थोड़ा सा ठीक ठाक था, इससे अपन ने इसको इसमें अटैच कर दिया है ना। अच्छा न्यूमेरिकल लगा होगा आपको भी। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन है ना। नेक्स्ट में जो जो अपने को अच्छे लग रहे हैं, बेटर न्यूमेरिकल हैं, उन्हीं को अपन कवर कर रहे हैं और फालतू को नहीं ले रहे। ये सब 25 है न्यूमेरिकल ऑर्डर में तो है ना। ये कह रहे मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र बताया इसने 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है ना। आप मात्रक से पकड़ सकते हो, ये कांस्टेंट है विद्युत क्षेत्र में। के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक की कोई तेल की बूंद, ये तो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई तेल की बूंद ऐसी है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो आवेश आप समझ गए होंगे कि आवेश 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 12 1.6 × 10⁻⁻19 का मान यही है ना। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करके देखें तो 12×72 2 7 है ना, 12 7 19.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा सब आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अधिक्य बोला है इसने, इलेक्ट्रॉन का अधिक्य बोला है तो बूंद ऋण आवेशित है। इलेक्ट्रॉन की कमी को धन आवेश कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अधिक्य को ऋण आवेश कहते हैं, और इसने अधिक्य साफ बोला है, तो अपने को ये समझने में कोई एतराज नहीं है कि साहब यहाँ पर बूंद जो है
वो 12 इलेक्ट्रॉन का अधिक के रखती है, यानी ऋण आवेशित है ना साहब। तो 12 के इलेक्ट्रॉन के अधिक की बोला इसने। अभी कहता है ये स्थिर रखिए विद्युत क्षेत्र में, है ना। तेल का घनत्व तो इसने बोला डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये बोल रहा है 1.26 है ना। मैं अभी आपको समझाऊंगा इससे वापस। ग्राम पर सेमी क्यूब, है ना, मात्रा कभी सही भी करते जाएंगे। बूंद की रेडियस ज्ञात कीजिए। जी बोल रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो अपने को याद है इससे। अब मैं आपको पहले समझाता हूं, है ना। कैलकुलेशन तक शायद नहीं जा पाएंगे अपन, क्योंकि थोड़ा सवाल मेरे को लेंथ में, कैलकुलेशन में लेंथ है, मतलब थोड़ा टॉपिक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक तेल की बूंद रखी है। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। ये विद्युत क्षेत्र अपन ने प्लेटों के बीच डेवलप कर लिया। ये प्लेट पॉजिटिव है, कंफर्म है ना, और ये नेगेटिव है। अब इतना सर्टेनिटी क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं, है ना। इतनी सर्टेनिटी यूं है कि जो तेल की बूंद है वह mg के कारण तो नीचे आएगी। अगर नीचे मान लीजिए पॉजिटिव है तो mg भी नीचे ही ले आएगा। mg तो गुरुत्वीय बल तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड्स होता है, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। और अगर मैं इस प्लस को कहता हूं तो अट्रैक्शन भी नीचे लाता, फिर ये बूंद स्थिर रह नहीं सकती। तो इसने जब यूं कहा बूंद स्थिर है तो मैं समझ गया कि विद्युत क्षेत्र में प्लस ऊपर की तरफ है, तो स्वाभाविक के ऊपर की तरफ कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। एफ इलेक्ट्रिक बराबर क्यू। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव प्लेट ऊपर ली, क्योंकि बूंद तो ये दिख ही रही है नेगेटिव है ना। भले अपन क्वेश्चन में उस चार्ज का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये तो बात ही बता ही रहा है कि बूंद नेगेटिव है। मास इसका एम बता ही रहा है, वो चार्ज इसमें अपन ने क्यों लिख ही दिया, है ना। तो इसने कह दिया बूंद स्थिर है, तो बताइए बूंद की रेडियस क्या होगी, है ना। ये चीजें कह रहा है ना। तो सब पूरा बात आप समझ गए। बूंद के स्थिर रहने के लिए जरूरी है कि गुरुत्वीय बल विद्युत बल के बराबर हो, सीधी सी कंडीशन है। तो बूंद के स्थिर रहने के लिए जरूरी है कि विद्युत बल गुरुत्वीय बल के बराबर हो, यानी Q इज इक्वल टू हो mg। ठीक है साहब। विद्युत क्षेत्र वगैरह आवेश वगैरह दे रखा, तो लेफ्ट साइड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको राइट साइड में प्रॉब्लम आएगी कि यहां पर आपको त्रिज्या जैसी चीज तो दिख जाएगी साहब। द्रव्यमान बराबर क्या होता है साहब, आयतन। बूंद गोलाकार होती है तो आयतन कितना इनटू घनत्व, है ना। तो द्रव्यमान बराबर लिख देता हूं मैं आयतन इनटू घनत्व, है ना। तो द्रव्यमान की जगह लिख रहा हूं आयतन इनटू घनत्व इनटू जी। अब क्योंकि अपन से तो इसने रेडियस पूछी है, तो अपन रेडियस को एक तरफ रख लें, आर क्यूब को, बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट कर दें। ये 3QE, ये 3 उधर शिफ्ट कर दें। अब अपोन में क्या क्या आ रहा है, 4 पाई डी जी, यानी R इज इक्वल टू 3QE अपॉन 4 पाई डी जी का घनमूल, है ना। तो सब ये देख लो, आप समझ ही रहे होंगे। क्यू में जरूर माइनस चिन्ह रखने की जरूरत नहीं। डेंसिटी का यह मात्रा चेंज कर देता हूं, 1.26 ग्राम को आप चेंज करेंगे किलोग्राम में तो 1000 का भाग देंगे, है ना। ये 10 की पावर -3, ये बटा 100 तो 10 की पावर, अब ये बन जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। यानी बूंद का घनत्व आप रखना 1.6 इंटू 10 की पावर +3 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व मैंने चेंज कर ही दिया। तो 4 पाई डी का मान रख देना, जी का मान दे रखा है इसने, ये रख देना।
क्यू का मान दे रखा, क्यू में माइनस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस को अज्यूम करके तो चित्र बना ही लिया अपन ने। बाकी सब चीजें आपके सामने आ ही चुकी हैं, ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आपके हाथ में होगा, है ना। तो सर ये क्वेश्चन अब अपन फाइनली टच कर लेते हैं कि जो अपने मुख्य चीजें तो हो रही हैं। एक चीज मैं आपको छोटा सा थ्योरेटिकल जो इसकी बात है वो बताना चाहूंगा, है ना, फिर अपन ऑफ कर देंगे ना। एक छोटा सी इसे एनसीईआरटी में पूछा गया है, ये शायद मेरा ख्याल है क्वेश्चन बहुत बाद में होगा ये, है ना, लगभग ये कह रहा है किसी यादृच्छिक का इंग्लिश में मतलब होता रैंडम स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास पर विचार करो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है ऐसे विद्युत क्षेत्र पर विचार करो जो रैंडम हो। ठीक है सर, मतलब जिसके दिशा भी बदल रही हो बिंदुओं पर और मान भी बदल रहा हो। इस विन्यास में किसी शून्य विक्षेप स्थिति यानी न्यूट्रल पॉइंट मान लो, जहां विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 है, पर कोई छोटा परीक्षण आवेश रखा गया है। यह दर्शाइए कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। मैं भी समझा दूंगा आपको। फिर दूसरे सवाल में गिरा है इस परिणाम का समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह तथा चिन्हों के दो आवेश, वो भी मैं समझा दूंगा। मैं आपको पूरा सवाल ये कह रहा है कि ऐसे विद्युत क्षेत्र को इमेजिन कीजिए जो रैंडम है। रैंडम है का मतलब बदल रहा है, दिशा भी बदल रही है, मान भी बदल रहा है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का अजम्पशन कीजिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश नल पॉइंट पर यानी ऐसे बिंदु पर रखा है जहां E बराबर 0 है। क्लियर? अब ये कह रहा है ये सिद्ध करो कि ये जो आवेश रखा है ये अस्थायी संतुलन की अवस्था में है, इसका संतुलन स्थायी नहीं है। ये क्वेश्चन इसका पहला हो गया जिसको भी बताना। दूसरा ये कह रहा है कि ये चीज जो भी आप इसको समझाओगे, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये कह रहा है इस चीज को आप दो समान मान के आवेश से समझा के भी बताओ, वो भी बता दूंगा, है ना। तो मैं जल्दी से आपको बात समझाता हूं। देखो सर, पहली बात ए, स्थायी संतुलन के लिए यह जरूरी है कि बिंदु पर बल का परिणामी शून्य हो। पहली बात है ना, कभी भी आपसे स्थायी संतुलन पूछे तो उसकी दो शर्तें हैं। पहली कि बल का परिणामी शून्य हो, तो विद्युत क्षेत्र शून्य है, E बराबर 0, तो बल का परिणामी तो शून्य हुआ ही, यानी यह शर्त तो पूरी हो रही है। स्थायी संतुलन के लिए यह भी जरूरी है कि यदि वस्तु को आवेश कह दो यहां पर अपने स्थान से अल्प विस्थापित करके छोड़ें तो उस पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल उसे वापस मूल अवस्था में ले आवे, उसे वापस मूल अवस्था में ले आए, तो हम कहेंगे संतुलन स्थायी। अब मैं आपको ये रेमेडी समझाता हूं, बहुत शानदार चीज है इसलिए मैंने ली है, इससे समझो, इससे बेटर समझ में आएगा आपको। ये सब स्थितियां हैं, इन स्थितियों में दो पर विचार करो, एक तो इस पर और एक इस पर। यहां भी मैंने वस्तु को स्थिर रखा हुआ है, यहां भी, तो यहां भी अगर आप देखें तो क्रिया और प्रतिक्रिया, यहां भी आप देखें तो क्रिया और प्रतिक्रिया, कंसेप्चुअल चीजें सब मजे लेना थोड़ा, है ना। तो दोनों जगह अगर आप देखें तो बल का परिणामी शून्य है, यानी संतुलन तो यहां भी है, और यहां देखें तो संतुलन तो यहां भी है जब ये समझना, क्योंकि दोनों जगह हमें बल का परिणामी शून्य प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, यहां भी और यहां भी, है ना।
थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ते मजा बिगड़ जाता है ना। तो बल का परिणामी शून्य तो हमें दोनों जगह दिख रहा है, क्लियर। लेकिन अब स्थायी और अस्थायी पर आप फोकस हो, है ना। अगर मान लो इसको मैं अल्प विस्थापित कर दूं इधर या इधर, जैसे इसको अल्प विस्थापित करूंगा रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा। ये प्रत्यानयन बल इस वस्तु को वापस अपनी मूल अवस्था में ला देगा। यहां पर शर्त 1 तो पूरी हो ही रही थी, बल का परिणामी 0 है, और शर्त 2 भी पूरी होगी कि अल्प विस्थापित करने पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल इस प्रकार होना चाहिए कि वो वस्तु को मूल अवस्था में ले लाए। तो इसमें है, तो इसे कहेंगे हम कौन सा संतुलन, स्थायी संतुलन। अब इधर आ जाओ, यहां से मैंने मान लीजिए इसको अल्प विस्थापित कर दिया। अगर मैंने यहां से इसको अल्प विस्थापित कर दिया तो ये या तो यहां सेटल हो जाएगा या यहां सेटल हो जाएगा। अब ये वापस वहां नहीं जाएगा, जबकि वहां रखा तो था ही, तो संतुलन तो था, लेकिन अल्प विस्थापित करने पर इस पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल से वापस वहां नहीं लेके जा रहा। यानी वो कह दें कि प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो ही नहीं रहा, है ना, क्लियर। तो स्वाभाविक रूप से इस संतुलन को कहेंगे हम अस्थायी, क्लियर। यही चीज इसके सवाल में है। अगर आपने आवेश को विद्युत क्षेत्र में ऐसी जगह रख दिया जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो डेफिनेटली यहां पर तो आवेश पर बल 0 होगा। लेकिन आपने इस स्थान से आवेश को अल्प विस्थापित किया तो फिर वापस इस स्थान पर नहीं आएगा। इसलिए जो ये सिचुएशन दे रहा है वो सिचुएशन कौन सी अवस्था को दर्शाती है, अस्थायी संतुलन को दर्शाती है। लास्ट है ना, लास्ट में कह रहा है कि ये जो आपने एक्सप्लेन किया इससे आप समान आवेश, समान परिमाण के आवेश से समझो। तो खटाखट में समझाया तो ये प्लस क्यू, ये बोला तो बनाना, चलो प्लस प्लस ही देखा था ना, प्लस क्यू भी क्यू है प्लस है ना। तो मैं आवेश के उससे दिखाता हूं, है ना। जैसे आप तो सीधा सीधा समझिए, प्लस और ये प्लस, दो आवेश मान लो समान मान, ये साथ एक अलग प्लस है, इसको दूसरे कलर से ला लेता हूं। इनको आवेश एज्यूम कर लेना साहब, है ना। अब हम क्यू क्यू नहीं लिखा। अब देखो ध्यान से, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, है ना, तो ये ए से प्रतिकर्षित करेगा, ए इसे वापिस अपनी मूल अवस्था में भेजेगा, प्रत्यानयन बल लगेगा। यहां पर परिणामी बल 0 है, पहले तो ये ध्यान रखें, यहां पर परिणामी बल 0 है। अगर इस प्लस को मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये प्लस जो बी है ये इसे प्रतिकर्षित करेगा और कहां सेटल करेगा, मध्य बिंदु। इसको ओ लिख देता हूं ताकि ओ ओ बोलता रहूंगा मैं, ओ पर शिफ्ट करेगा। तो अगर मैं इस बीच वाले आवेश को आवेशों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में इधर ले जाऊं या उधर ले जाऊं, तो इस पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल इसे माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, यानी उसी अवस्था में जहां पर बल का परिणामी 0 था। तो यहां बल का परिणामी 0 नंबर 1, और इस आवेश को मैं अल्प विस्थापित करता हूं तो इस पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल वापिस उसे बिंदुओं पर ही लाना, यानी साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसलिए जब दो एक जैसे आवेश हो, उनके बीच में तीसरा आवेश रखा जाए जो उसी प्रकृति का हो। जैसे प्लस प्लस है, माइनस होता तो चक्कर पड़ जाएगा, है ना। तो सभी में सब वो भी क्लियर कर दूंगा। तो सब ये अवस्था स्थायी संतुलन कहलाएगी हॉरिजेंटली। लेकिन अगर इसकी बात आप करो वर्टिकली, तो वर्टिकली तो चक्कर ये पड़ेगा कि ये और ये दोनों इसे प्रतिकर्षित करेंगे,
चाहे नीचे ले लो, ये भी इससे प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इससे प्रतिकर्षित करेगा। इस पर परिणामी बल इस दिशा में, इस पर परिणामी बल इस दिशा। तो अगर मैं इसको हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल है ना, जेंटल हॉरिजेंटली डिस्प्लेस करता हूं तो कौन सा संतुलन है? स्थायी संतुलन है ना। चलिए, और अगर मैं इसको वर्टिकल डिस्प्लेस करता हूं तो फिर ये वापस आ ही नहीं रहा, इधर दिया तो ऊपर ही चला जाएगा, इधर गया तो नीचे। तो अगर मैं वर्टिकली इसको ले जा रहा हूं, वर्टिकली, तो फिर कौन सा संतुलन है? अस्थायी संतुलन है ना। फिर अस्थायी संतुलन अगर मैं वर्टिकल है, क्योंकि यहां पर तो परिणामी बल शून्य है या बल का परिणामी शून्य है, लेकिन वर्टिकली ले जा रहा हूं तो फिर ये वहां का वहीं चला जाएगा। लास्ट है ना, इधर मेरे पास स्पेस है, मैं पेज को चेंज न करके इधर ही दिखा देता हूं। अगर मान लो इन प्लसेस के बीच में वही ए लिख देता हूं और इसको बी लिख देता हूं। अब सब अपन बात कर लें नेगेटिव की। अगर इनके बीच में मैं नेगेटिव रखता, ये सब मिडिल पॉइंट कहते हैं, पर इसमें नेगेटिव रख दिया है ना। अब इस नेगेटिव को इधर ले जाओगे तो ये इधर ही चला जाएगा। इस समय तो दिख रहा है आपको कि बल का परिणामी शून्य, इसका अट्रैक्शन का परिणामी बराबर, लेकिन विपरीत दिशा। लेकिन इसको मैं इधर ले गया तो इधर ही चला जाएगा, और इसको इधर ले गया तो मैं इधर ही चला जाएगा, या वापस लौट के नहीं आ रहा। तो अब इस केस में उल्टा हो गया। अब अगर अपन कहें हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली ये कौन सा संतुलन है? अस्थायी संतुलन। क्योंकि बिंदु O पर बल का परिणामी शून्य है, लेकिन बिंदु O से अगर मैं क्षैतिज में किसी दिशा में ले जाता हूं हॉरिजॉन्टली, तो ये उसी दिशा में चला जाएगा। फिर इस पर लगने वाला प्रत्यान बल इसे ऊपर लाने वाला नहीं है। तो ये कौन सा संतुलन हुआ? हॉरिजॉन्टली चले तो अस्थायी। लेकिन अब चक्कर ये कि अगर इस माइनस को मैं वर्टिकल ले जाऊं, ये देखो, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो अब परिणामी बल किधर लगेगा? वापिस O की तरफ। ये देखो, इस माइनस को ये भी अट्रैक्ट करेगा और इस माइनस को ये भी अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस है ना, इसको थोड़ा सा मैं किसी और कलर से दिखाता हूं। ये भी माइनस है और ये माइनस है ना। अब अगर मैं माइनस को वर्टिकली शिफ्ट करता हूं, तो वर्टिकल शिफ्ट होते ही ये वापस बिंदु O की ओर ही प्रत्यान बल अनुभव करता है, यानी वापस वहीं जाता है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो अब देखें आप, तो वर्टिकली अगर देखते हैं तो अब वर्टिकली कौन सा संतुलन है? स्थायी संतुलन है ना। तो इसने यही कहा था अपन से कि सब कोई यादृच्छिक विद्युत क्षेत्र में, यानी जहां विद्युत क्षेत्र रैंडम हो, वहां पर आप कोई आवेश रख दें तो वह अस्थायी संतुलन में होगा। तो वो तो मैंने बता दिया, स्थायी संतुलन के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी। नंबर 1, बल का परिणामी शून्य हो। नंबर 2, उस बिंदु से अगर अल्प विस्थापित करे तो उत्पन्न प्रत्यानयन बल वस्तु को अपनी पूर्व अवस्था में लाने के प्रयास करे, है ना। अगर प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो तो यही कह दो आप। तो नंबर 1 परिणामी बल शून्य हो, नंबर 2 वहां से शिफ्ट करते प्रत्यानयन बल उत्पन्न। प्रत्यानयन बल का मतलब ये होता है कि वो अपनी मूल अवस्था में लाएगा, ऐसे कहते है ना। तो नंबर 2 प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो, दोनों बातें एक है ना। तो सब हम देख रहे हैं कि अगर यहां पर प्लस को क्षैतिज में विस्थापित कर रहे हैं तो परिणामी बल 0 है इस जगह पर, और प्रत्यानयन बल भी उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन स्थायी संतुलन को दिखाती है, जबकि वर्टिकल में प्रत्यानयन बल उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब वर्टिकल अस्थायी संतुलन है। इसमें देखें, अगर हम बीच में माइनस ले लेते हैं तो अब हॉरिजॉन्टल में प्रत्यानयन बल की उत्पत्ति नहीं हो रही। प्रत्यानयन बल की उत्पत्ति नहीं हो रही तो अब हॉरिजॉन्टल अस्थायी है ना।
लेकिन अगर इस यहाँ देखें वर्टिकल, तो यहाँ F बराबर 0 है इससे ऊपर, और यहाँ से फिस्काती प्रत्यान बल उत्पन्न हो रहा है। तो लास्ट, अगर शुरू आपने थोड़ा ध्यान से नहीं सुना हो या मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई हो, तो स्थायी संतुलन की दो शर्तें हैं। नंबर 1, बल का परिणामी शून्य हो। नंबर 2, विस्थापित करने पर प्रत्यान बल उत्पन्न हो, जो उसे पूर्व अवस्था में लाने का काम करे। तो बच्चों, ये चैप्टर 1 स्थिर वैद्युतिकी का फुली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, जो भी इसमें आपको सब बता दिया गया है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।